अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और आज वतन अज़ीज़ में हम 77वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ज़िंदा कौमें बड़ी धूमधाम से अपने आज़ादी का जश्न मनाती हैं और पाकिस्तानी कौम भी इसी हवाले से हम ये देखते हैं कि एक बड़ी ज़िंदा कौम है। और इस हवाले से जब हम बात करते हैं हर साल तो बड़ा जोश व खरोश हमें नज़र आता है, बड़ा जज्बा नज़र आता है। ना सिर्फ नौजवान इसमें पेश होते हैं बल्कि बच्चे, ख़वातीन सब इसमें पेश होते हैं। और आज भी जो तमाम तर सरकारी तौर पर तकरीबात का आगाज़ किया गया, जो एहतमाम किया गया, उसमें भी हमें बड़ा जोश व जज्बा नज़र आया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मौके पर ख़िताब भी किया। आज मुल्क में अमन व सलामती की दुआएँ मांगी गईं, ख़ुसूसी तौर पर ये सारी दुआएँ की गई कि पाकिस्तान तरक्की से हमकिनार हो। और तमाम तर सूबों में इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस मौके पर स्पीच भी की। उन्होंने ये कहा कि हमें माजी को भूल कर अब मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें कशकोल को तोड़ना है। और इस वक्त जो मौशी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, यकीनन कुछ ही दिनों में बड़ी अच्छी ख़बरें हम आवाम से शेयर करेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके, सनत आगे बढ़ सके। नौजवानों को उन्होंने फोकस किया कि नौजवान 60% से ज़ायद एक यूथ पल्स हमारे पास मौजूद है, उनको हमें किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, कैसे इंगेज करना है। इस वक्त जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं वो तमाम तर चीज़ें जो हैं हमें ये लगता है कि जो 5 साला मौशी प्लान देने जा रही है हुकूमत, उसमें उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा आर्मी चीफ़ ने ख़िताब किया, उनका भी यही कहना था। उन्होंने जो बहुत ज़्यादा हमें फोकस नज़र आता है वो नौजवानों के ऊपर नज़र आता है कि 65% नौजवानों के जो चेहरे के, उन्होंने कहा कि जब मैं देखता हूँ तो उसमें मुझे चमक नज़र आती है और एक रोशन मुस्तक़बिल की नवीद हमें वो देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने नौजवानों को फोकस करें, अपने नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। कैसे मुल्क के तौर पर सामने आएँ कि जहाँ पर नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हों। फिर ओवरऑल उन्होंने बात की ख़ारिजा पॉलिसी के हवाले से कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और तुर्किया के हम शुक्रगुज़ार हैं जो हमेशा पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे हैं। कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की, फ़लस्तीन के बहन भाइयों से इज़हार यकजहती किया, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात। ओवरऑल एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव हमें उनका भी मैसेज जो है वो नज़र आया। और इसके अलावा पूरे मुल्क में तमाम स्कूलों में, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में हर जगह पर तकरीबात का आगाज़ किया गया। बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जब 14 अगस्त जश्न आज़ादी हम मनाते हैं तो चिराग़ां किए जाते हैं, हर घर पे हमें सब्ज़ हिलाली परचम नज़र आता है, मिली नग़मे गाए जाते हैं और तमाम तर जो एक ज़िंदा कौम की निशानियाँ होती हैं वो सारी अलामतें हमें नज़र आती हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम अपना 77 साल का ये सफ़र भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अपने पैनल के साथ कि आज हम कहाँ खड़े हैं, 77 साल का ये सफ़र कैसा रहा, जो हमें चैलेंजेस दरपेश थे हम किस तरह उनसे बाहर निकले, आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आगे हमें क्या चैलेंजेस हैं, उनसे किस तरह से निकलना है और ख़ास तौर पर हमें अपनी यूथ को किस तरह से आगे लेकर चलना है। अरशद नदीम जो हैं वो हमारी यूथ के लिए एक रोशन मिसाल हैं, एक इस्तारा है कामयाबी का, जुर्रत का। और यकीनन जश्न आज़ादी का जो ये सारा माहौल है, ये सारी जो खुशी है वो दुबाला हो गई है। अरशद नदीम ने जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया है जैवलिन थ्रो में, इस पर भी हम बात करेंगे कि नौजवानों को किस तरह हम आगे लेकर जा सकते हैं। और अरशद नदीम इस हवाले से भी एक मिसाल है कि जिस तरह उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। कल भी हमने देखा कि उनको स्टेट लेवल पर जिस तरह स्टेट बैंक्वेट हुआ और फिर उन्हें जिस तरह यहाँ पर मदऊ किया गया, जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया और तमाम तर सूबों में जिस तरह उनकी पजीराई हुई, पूरी पाकिस्तानी कौम जिस तरह से पजीराई कर रही है, यकीनन ये भी एक दरख्शां मिसाल है। इन तमाम तर हवालों से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं खान साहब, और शिराजी साहब पैनल का हिस्सा हैं, और लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आका इकरार हारून साहब। आप चारों हजरात को बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और साथ ही साथ जश्न आज़ादी मुबारक आपको भी और पूरी कौम को भी। एक मरतबा फिर अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगी और मैं ये चाहूँगी कि ये वक्त ऐसा होता है, हम ये चाहते हैं कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ें सारी जो है वो उसको डिस्कस करें। कोई एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, हम अच्छी बातें अपनी याद करें, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, जद्दोजहद के साथ हम आगे बढ़े हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे भी नज़र दौड़ाना ज़रूरी है ताकि वो पस मंज़र जो है वो सारा हमारे जहन में क्लियर हो जाए। ये 77 साल की जो सफ़र हमारा है इसकी एक दास्तान मैं चाहूँगी कि अगर आप समराइज़ कर दें हमारे लिए। नाहिद, ये बड़ा मुबारक दिन है अहले पाकिस्तान के लिए और
उन तमाम लोगों के लिए जो आज़ादी की जद्दोजहद में भी मसरूफ़ हैं। आज का दिन यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह का ये ख़ुसूसी करम है कि हमें उसने आज़ादी की नेमत कुबरा से नवाजा, और ये हमारे बानियाने पाकिस्तान की अनथक मेहनत, बेमिसाल कुर्बानियों और उनकी लाजवाल जद्दोजहद का नतीजा है कि हम आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं और इस आज़ाद ममलिकत को दुनिया के नक्शे पर एक सरफराजी और बुलंदी के मुकाम तक ले जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बानियाने पाकिस्तान का मकसद, बुनियादी मकसद ये था कि एक ऐसी इस्लामी, फलाही, जमहूरी और पार्लिमानी ममलिकत कायम की जाए जहाँ तमाम शहरियों को तालीम, सेहत, इंसाफ और रोज़गार समेत तमाम शोबों में यकसा हकूक़ हासिल हों। ठीक है। और इस मकसद के लिए बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली से ख़िताब के ज़रिए पाकिस्तान का पहला एक नैरेटिव जो है, जिसको पाकिस्तान का एक पहला नैरेटिव कहा जाता है, वो पेश किया कौम के सामने। सही। उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने तमाम उन कमज़ोरियों का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें किस तरह से इन कमज़ोरियों पर काबू पाना है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें समाजी इंसाफ को हर शख्स तक पहुंचाने के लिए क्या करना है, हमें रिश्वत का ख़ात्मा कैसे करना है, मिलावट का, इवन मिलावट का ज़िक्र किया गया। उन्होंने उन जमहूरी जद्दोजहद का ज़िक्र किया कि हमें पार्लियामेंट के पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली को सबसे पहला काम मुल्क को दस्तूर देना है। ये वो इस बयानिए में अक़लियतों के हकूक़ भी शामिल हैं, इस बयानिए में पाकिस्तान के नौजवानों से उनकी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। तो ये एक मुकम्मल और जामे दस्तावीज़ थी जिसके ज़रिए कौम के सामने एक नस्बुल ऐन और हमने अपने मकासद जो है नुमायाँ कर दिए। ठीक। उसके बाद देखें कि बदकिस्मती से कायद आज़म की ज़िंदगी वफ़ा ना कर सकी, और उसके बाद जो है वो हम दस्तूर जो है, अगर ये पाकिस्तान के इब्तदाई 25 सालों में दस्तूर मिल जाता तो यकीनन पाकिस्तान की मंजिल जो है वो बहुत पहले से, जो हमारे बानियाने पाकिस्तान के तस्वुर में था, वो हम हासिल कर चुके होते। लेकिन उसके बावजूद भी आज प्राइम मिनिस्टर ने जो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे एड्रेस किया है, ये बड़ा एक सिंबॉलिक एड्रेस था। ये इस्लामाबाद में यादगार शोहदा जो बनाई गई है शक्करपड़ियाँ पर, ये दरअसल पाकिस्तान बनाने वालों की एक यादगार है जो हमें याद दिलाती है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे प्यारों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, हमारे अपना आज कुर्बान किया हमारे कल के लिए, ये वो मुकाम है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, उसमें ख़ास तौर पर 77 साला कामयाबियों को काबिल रश करार दिया उन्होंने। ये यकीनन हमारे लिए एक फ़ख्रिया बाब भी है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो बहुत बड़ी कामयाबियों से जुड़ी पड़ी है, और बहुत बड़ी कामयाबियाँ जो हैं वो आने वाले दिनों में भी हमारी मुंतज़िर हैं। आप अगर इन 70-77 साल तारीख़ का जायज़ा लें मुख्तसर तौर पर, देखिए 25 साल में हमने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाया, ज़रई तौर पर मजबूत बनाया, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़े डैम बनाए गए, पाकिस्तान में रेल सड़कों के जाल बिछाए गए, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है पाकिस्तान की उस वक्त चल पड़ी थी, और ये इसके अलावा हर शोबे में हमने जो है 25 सालों में तरक्की करने की कोशिश की और हम आगे बढ़ते गए। अगले 25 साल में आप देखें कि पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, जिसमें पाकिस्तान का जो है नस्बुल ऐन दे दिया गया। हमने ऐसा इमरानी मुआहिदा किया जिसके ज़रिए सूबों के हकूक़ मुतय्यन किए गए, अवाम को बुनियादी आज़ादियाँ उनकी गारंटीज़ दी गई। तीसरा जो अगला 25 साल था उसमें पाकिस्तान को जौहरी क़ुव्वत बनाया गया। ये वो नाकाबिल तस्खीर ममलिकत बनी जिसके ज़रिए हम देख रहे हैं कि 70 की जंग या 65 की जंग, जिसमें हमारी कुछ कमज़ोरियाँ यकीनन होंगी, लेकिन ये था कि पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर ममलिकत में तब्दील किया गया, और इसके ज़रिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर कोई गैर मुल्की जारियत उसके बाद से नहीं हो सकी। दुश्मन जो है हमारी तरफ नहीं देख सकता। अब ये आज अल्लाह ताला का खसूसी करम है कि पाकिस्तान आज जौहरी क़ुव्वत है, और हमारा दिफा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मौजूदा पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। अब जो अगले 25 साल आ रहे हैं, ये
आर्मी चीफ की तकरीर हो या प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हो, किसी की भी। आपने देखा कि अभी 2 रोज़ पहले आलमी जो यूथ डे मनाया गया, उसमें भी फोकस नौजवान थे। ठीक है, अगले 25 साल हमारे नौजवानों के हैं, सही। और यही वजह है कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो अब पाकिस्तान को डिजिटल एज में ले जा रहे हैं, डिजिटल दुनिया में ले जा अच्छा रहे सर, हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, यूथ के हवाले से मैं चाहूँगी कि हम बाद में डिस्कशन करें, बल्कि प्रॉपर इसको हमने इस टॉपिक को टच करना है। हुमायूं साहब को मैं शामिल करना चाहती हूँ। हुमायूं साहब, 77 साल का ये सफ़र कैसा रहा और बतौर कौम हमने क्या हासिल किया, क्या अचीवमेंट्स नज़र आते हैं आपको? थैंक यू नाहिद। पहले तो सबको मुबारकबाद पूरे कौम को कि आज हम अपना 77वां जो है यौम आज़ादी मना रहे हैं। और हाफिज़ साहब ने बड़ा तफसील के साथ बता दिया कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क जब हमारे वजूद में आया, तो वो जो हमारे जो दुश्मन ममालिक थे उस वक्त से लेकर और अब तक जो है वो उनमें अंदर भी काफ़ी कंसिस्टेंसी पाई गई है कि उन्होंने हर मौके पे पहले जो है जो हमारे हकूक़ थे, जो हमारे राइट्स थे, जो हमारे रिसोर्स थे, उनसे हमें जो है वो ना दे के जो है वो कोशिश की कि किसी तरह जो है उसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन ये एक बड़ी रेजिलिएंट कौम थी और इस कौम ने ये साबित किया कि कितनी बड़ी रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़, कितनी बड़ी ताकतों के ख़िलाफ़ और कितने चंद छोटे अरसे के अंदर जो है ना दुनिया की तारीख़ में ऐसे बड़े कम ममालिक हैं जिन्होंने जो है ना ये इस किस्म की आज़ादी हासिल की। तो पाकिस्तान का जो मर्ज़ वजूद में आना जो है ये एक मुअम्मा भी है पूरी दुनिया के सामने और एक कारनामा भी है और मौजज़ा और कारनामा भी है हमारे जो लीडरान हैं, हमारी अवाम है उनका। तो उसमें हमने बड़ा जो है ना आज अगर दुनिया के खत्ते के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जिस जगह पे हम हैं, हमारी लोकेशन इसके ऊपर हम अक्सर कहते हैं कि बड़ी स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब हम मर्ज़ वजूद में आए तो इसके नुकसानात भी हमें बड़े हुए। एक साइड पे अफ़गानिस्तान था जिसने उस वक्त से लेके आज तक जो है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर हुकूमतों ने, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, वहाँ की जो चैलेंजेस पेश किए, फिर वॉर ऑन टेरर स्टार्ट होगी। दूसरी साइड पे इंडिया था, इतना बड़ा जो मुल्क है जिसने जो है कभी भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और हमेशा कोशिश की, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी हर दौर में। तो मेरा ख्याल है इस कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो 77 ईयर्स में हमारी मेहनतें, हमारी कुर्बानियाँ, पूरी आवाम की, पूरी लीडरशिप की, सिविल मिलिट्री तमाम लोगों की, ये एक मिरेकल है कि वो जो है ना एक तो ना सिर्फ सर्वाइव किया, दुनिया की पहली इस्लामी न्यूक्लियर केपेबल कौम बन के हम उभरे, और उसके बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल कौम जिसने ना सिर्फ दहशतगर्दी की जंग में इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी कि पूरी दुनिया के अंदर हमें वॉर ऑन टेरर के अंदर सबसे बड़ा एलाय समझा जाता है। तो हमने जो है ना कोई पूरे यूरोप को मिला के, पूरे ईस्ट को मिला के, पूरी जो वेस्ट है उनको मिला के उनकी जंग जो है इस खत्ते में लड़ेगी और हमने उसको बड़ी कामयाबी से जो है वो किया। अब दोबारा वही चैलेंजेस जो है वो एक दफ़ा फिर सर निकाल रहे हैं। लेकिन आज की तकरीर जिसका भी हाफिज़ साहब ने जिक्र किया, आर्मी चीफ ने जो की, वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। बड़ा उन्होंने वाज़ेह और बड़ा क्लियर पैगाम दिया, जो है ना कुरान का हवाला दे के, अल्लामा इकबाल के जो अशार को कोट करके उन्होंने जो बताया कि हम नहीं चाहते, हम अपने किसी भी दुश्मन के साथ जो है वो, एक तो हम दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन हम ये है कि अगर हम पे अटैक किया गया तो हम राइट रखते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पे जवाब दें, हम वहाँ पे उनकी तरफ जाके, बड़ा क्लियर मैसेज था, किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने बताया। फिर उन्होंने अपने अफगानिस्तान के जो बहन भाई थे उनको कहा कि हमने बड़ी उनके लिए कुर्बानियाँ दी, आगे भी देंगे, लेकिन उस हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि ये जो दोबारा दहशतगर्दी की जो एक वो लहर उठी है उसके ऊपर उनको कुछ करना चाहिए। कश्मीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने अपनी जो है सपोर्ट का जो है बारहा इजहार कर चुके हैं, लेकिन आज के इस मौके पे बड़ा अहमियत का हामिल था गजा का, उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, फिर अपने यूथ का जिक्र किया जिसका भी आप कह रहे हो, हम आगे भी उसकी बात करेंगे। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था और मेरा ख्याल है इस मौके पे इस किस्म की स्पीच जो है ये दोबारा बार बार याद दहानी करानी चाहिए अपनी कौम को कि हमने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे क्या चैलेंजेस थे, और ये मिल के काम करके आगे जाने की बात वज़ीर आज़म ने भी की, आर्मी चीफ ने भी की। हम सबको मिलना होगा, ये जो ग्रहों में हम बटे हुए हैं, जो सियासी लसानी सुबाइयत जो है उससे हमें निकलना होगा। और ये वो कमज़ोरियाँ हैं जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि दुश्मन इसका भी फ़ायदा उठाता है, तो इसको फोकस किया गया। आज की जो लीडरशिप है, अगर हम इसके ऊपर कायम रहे तो कोई वो बैद नहीं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में हम अपनी इस इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उससे निकल जाएंगे। और एक बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने एक दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में एक बहुत बड़ी कमी की, बावजूद उसके कि माशी हालात नहीं थे, इकोनॉमिक सर्वाइवल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब अच्छी खबरें आने का वक्त शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। ऑन साहब, आपको शामिल करना चाहूँगी। इकोनॉमिक सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये 77 साल का सफ़र बहुत आसानी से तय नहीं हुआ। एक तो एक मुल्क का क़याम,
एक नया मुल्क अपने लिए हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी अपनी जगह पर एक जंग थी, बहुत सारी कुर्बानियाँ, लाजवाल कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। लेकिन उसके बाद 77 साल का सफ़र बहुत मुश्किल यकीनन हमारे लिए रहा, लेकिन एक अज़्म, हौसला इसमें हमें नज़र आया। कैसे देखते हैं आप उसको? नईद, आपको, तमाम शुरका को और देखने वालों को पाकिस्तान मुबारक हो। और अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो 77 साल कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती कौमों की ज़िंदगी में। बिल्कुल दुरुस्त। सैकड़ों सालों पे कौमों की ज़िंदगी मुहित होती है। और अगर हम बड़ा फेयर हो कि इन 77 साल का जायज़ा लें तो टू बी ऑनेस्ट जो हमें देख रहे हैं, जब मैं उनके सामने ये आर्गूमेंट रखूँगा तो यकीनी तौर पे वो एग्री करेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की हैं, बहुत सारी अचीवमेंट की हैं। हम पे ज़लज़ले से लेके और उसके बाद सैलाब तक बहुत सारी जो है कुदरती आफात आई, उनसे हम इस अंदाज में लड़े कि जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक होते हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? हम यहाँ पे खड़े हैं कि हम ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, यानी हमारी कौम जो है तरक्की की तरफ जा रही है। हमें क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था कि पाकिस्तान जी बना है, आज़ादी मिली है, तो 6 माह ये मुल्क नहीं सर्वाइव कर सकेगा। हमारा अजली दुश्मन यही कहता था, हमने इसको रिसोर्सेज नहीं दिए, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इनके पास जो है वो कोई बाकायदा फौज उस अंदाज में नहीं है, तो ये तो नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। सिस्टम नहीं था वो। वहाँ से चल के और आज हम काम पे खड़े हैं कि आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत के तौर पे मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ पे नहीं खड़े, तकरीबन जो है 1 करोड़ से ज़्यादा जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठ के वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ एक कसीर ज़र मुबादला जो है वो मुल्क में भी भेज रहे हैं। अब ये चीज़ आपके लिए भी शायद नहीं हो, देखने वालों के लिए भी। अगर मजमूई तौर पे खेलों में सिर्फ देख ले, आलमी टाइटल्स की बात करें तो पाकिस्तान टॉप कर रहा है। कैसे कि हमने जो जहांगीर खान और जान शेर खान की बदौलत 30 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, उनको अगर हम ऐड करें तो वर्ल्ड टाइटल्स में हम 43 पे खड़े हैं। यानी जो वर्ल्ड टाइटल हमने लिए हैं उनमें हम कैसे टॉप कर रहे हैं कि इसमें फुटबॉल में हमारा कोई टाइटल नहीं है। इसके बावजूद हॉकी में हमारे 4 टाइटल हैं, क्रिकेट में हमारे जो है वो चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ये मिला के 3 है। लेकिन 30 उन टाइटल्स ने और फिर अरशद नदीम को ऐड करके तो हम 43 पे पहुंचे हुए हैं। तो ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ मजीद इन्वेस्टमेंट की जाए तो हम कहाँ जा सकते हैं? पोटेंशियल कितना है। तो अब क्या, जैसे आबद साहब ने 25-25 साल पे मुहित एक पूरी जो है तारीख रख दी तारीख के तालिब इल्मों के सामने, तो मेरे ख्याल में हमने हर दौर में यकीनी तौर पे चैलेंजेस सामने आते हैं। कौमें बन रही होती हैं, इदारे बन रहे होते हैं। आज क्या कहा जा रहा है कि हर इदारे को किस अंदाज में आगे पाकिस्तान के लिए काम करना है। SIFC की शक्ल में आज इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक पेज है जिस अंदाज में तमाम लोग मुल्क के लिए सोच रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो पिछले साल या उससे पिछले साल यौम आज़ादी जिस अंदाज में मनाया जा रहा था, इस साल जो मैंने सड़कों पे देखा है तो बिल्कुल एक यकजा एक कौम नजर आई है। वो कोई किसी किस्म को मैंने कोई ना तफरीक की बात, कोई तफरीकी नारा ये इस तरह की बात करते हुए नहीं देखा। तो मेरे ख्याल में 77 साल का जो सफ़र है, अगर हम उसको मजमूई तौर पे एक जुमले में कहें तो ये एक बेहतरीन और शानदार सफ़र है जो अभी तक जारी है। मंजिल का हमें मालूम है, मंजिल ये जो आपने अपने इंट्रो में बल्कि आबद साहब ने भी कहा कि इस्लामी रफ़ाई रियासत जो हमने बनाना है, जमहूरी इस्लामी आइनी रफ़ाई रियासत की जानब हमारे कदम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। 77 साल का हम अपना ये सफ़र डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मज़ीद चीज़ें हैं जो हमने प्रोग्राम में, चैलेंजेस की भी बात करनी है, अपने नौजवानों के हवाले से भी बात करनी है। लेकिन एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी के हवाले से। और ये हमारा 77 साल का सफ़र कैसा रहा। और अभी मुझे लाहौर स्टूडियोज़ जाना है, आगा इकरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, 77 साल की सफ़र की हम बात कर रहे हैं। इकनॉमिक क्राइसिस भी रहे, बहुत सारे चैलेंजेस रहे, ये कोई आसान चीज़ नहीं थी। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने मिलकर
इसका बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया, और जो आज हमें अचीवमेंट्स नज़र आती हैं, यकीनन ये हर कौम के हिस्से में नहीं आती हैं। इतने कम अरसे में साल हा साल लग जाते हैं, बल्कि कई 100 साल लग जाते हैं एक कौम को बनने में। ये 77 साल कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं है। एक तो ओवरऑल इस पे आपकी मैं राय चाहती हूँ, दूसरा मैं चाहती हूँ कि ज़रा स्पेसिफिकली ख़वातीन के हवाले से हम बात कर लें कि ख़वातीन का तहरीक पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक जो किरदार रहा, जो रोल रहा, और पाकिस्तान ने उनको यकसा मौक़े फ़राहम किए तरक्की करने के, आगे आने के, इसके हवाले से मैं आपकी राय चाहूँगी। बहुत शुक्रिया नाहिद। आप ये देखें, आप अगर आप ख़वातीन की बात कर रही हैं तो मैं ऐसे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूँ जिसकी एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो ख़ातून थी। आज मैं जिस सूबे में रहता हूँ उनकी जो चीफ मिनिस्टर है वो ख़ातून है। और अभी मैं जब आ रहा था, मुझे रास्ते में मैंने साहिबा के पोस्टर्स देखे जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था प्लांट ए ट्री फॉर योर फ्यूचर। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है, क्योंकि जो एक देखें बात ये कि जितनी ज़्यादा प्रोएक्टिव ख़वातीन थी पाकिस्तान मूवमेंट में, उसके बाद उस तरह टेक्निकली स्पीकिंग हमारी सियासत में ख़वातीन को वो उतनी जगह नहीं मिली, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको गेन कर रही हैं। आज हमारी ख़वातीन पायलट हैं, फ़ौज में हैं, वो अपने GD अपना आप कह सकते हैं फाइटर अपना पायलट्स भी हैं, और वो कमांडोज भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं। हमारी खातून ने बड़ी मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया है, और वो उससे मिल्लत जो कि एक डॉक्टर भी थी, एक डेंटिस्ट थी, उनको आप सेहत में रखते हुए हमारी जो ख़वातीन हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है हम मर्दों की निस्बत, लेकिन वो आज अब माशाल्लाह अपना मुकाम हासिल कर चुकी है। आज आप अभी मैं देख रहा था कि जो हमारी जो पुलिस बाहर खड़ी थी लाहौर में, उनमें जो ख़वातीन पुलिस थी वो बड़े चाको चौबंद होकर वो ड्यूटी दे रही थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है फ़ीमेल्स हैं। पाकिस्तान में फ़ीमेल ने बड़ी मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया है, और मुझे यकीन है कि वो ये मुकाम जो है वो ना सिर्फ हासिल किया है बल्कि उनको सस्टेन करेंगी, क्योंकि उनको वो बहुत कम्पिटिटिव होती हैं। जो एक औरत होती है ना, एक माँ भी होती है, वो एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टीपर्पज़ काम भी कर सकती है। इसलिए आप देखें जो ख़वातीन आई हैं, फील्ड में आई हैं, वो मुझे मानना पड़ेगा, मुझे कोई आर नहीं है, अगर देखा जाए उन्होंने शायद मर्दों से ज़्यादा एक्सेल किया है। और जहाँ तक बात है आपने क्या हासिल किया, क्या हासिल नहीं किया, तो बड़ी प्यारी बात की थी ओन शराजी साहब ने कि जब मुल्क हासिल किया था तो मुल्क के दुश्मन कहते थे शायद ये 6 महीने सर्वाइव ना कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हकीकत है, बहुत खूबसूरत हकीकत है दुनिया की। और आप देखें कि आज क्या नहीं है हमारे पास, हमारे और जो हमारी आप कह सकते हैं कि जो बार बार हम बात करते हैं अब अपनी बल्ज की, अपनी यूथ की, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी यूथ को अगर एक रास्ता जो है डिटरमिन जब वो कर लेती है तो वो हासिल कर लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में जो लोग टूटे पुटे आए थे, अगर देखा जाए आप उनसे पूछें, वो आज हाथ उठा के दुआएं देते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि उन्होंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त किया था। और अगर आपने कंपेयर करना है तो फिर आप देख लें कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वो आपके सामने है। तो हमने जो हासिल किया है मेहनत से किया है, और इंशाअल्लाह जैसे कि आज चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं और चीफ ऑफ द आर्मी साहब भी कह रहे हैं कि हमारा जो कल है वो हमारे गुजरे कल से इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। और आज़ादी की जो नेमत है, इसकी जो कीमत है, वो पूछे फ़लस्तीन के लोगों से, गज़ा के लोगों से, कश्मीर के लोगों से। हाफ़िज़ साहब, मैं ये चाहती हूँ कि इस वक्त हमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस ख़ास तौर पे, हुकूमत ये कह रही है कि आगे हमें एक 5 साला प्लान भी हम देने जा रहे हैं, और IMF का जो है वो ये ख़त्म करना चाहते हैं कि सिलसिले से हम बाहर आएँ। पहले भी नून लीग के दौर में आपको याद होगा कि ये ख़त्म हो गया था। अभी भी हुकूमत ये चाहती है कि इन चीज़ों को ख़त्म करके हम आज़ादी से अपने एक जो ये हालात हैं इनको कंट्रोल करें। देखिए नाहिद, आज प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की है उसके दो मुआशी इस्लाहात के हवाले से दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। एक पहलू ये है कि उन्होंने कौम को ये नवीद दी है कि आइंदा चंद रोज़ में कौम को खुशखबरी मिलेगी और बिजली की कीमतें जो हैं यकीनन कम होंगी। क्योंकि देखिए बिजली की कीमतों की वजह से मुल्क में सनती तरक्की रुकी हुई है, मुल्क में जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है हमारी मुतासिर हो रही हैं,
और जिस मुआशी प्लान का आप जिक्र कर रही जी। हैं जो हुकूमत ने तैयार किया हाँ, है 5 साला मुआशी प्लान, देखें ये बड़े बड़े बरसों के बाद हमारा नया जो है 5 साला मंसूबा आ रहा है। उसकी जो ख़ास बातें हैं उसमें तो एक तो ये है कि हम अपनी शरह नमू को 6% तक बढ़ाना चाहते हैं 5 साल में। हम जो है वो अपनी एक्सपोर्ट जो है 30 बिलियन से लाना चाह रहे हैं 60 बिलियन तक, डबल तकरीबन ऑलमोस्ट। हम 5 साल में अपने 10 लाख नौजवानों को रोज़गार दे रहे हैं। ठीक है। तो ये वो प्लान है जो हमारी मुआशी इस्लाह से जुड़े हुए हैं। सही और है। इस संबंध में जो FBR की डिजिटलाइजेशन है या यहाँ गैर मुल्की स्पेक्ट्रम को ख़त्म किया जा रहा है, ये तमाम उमूर जो हैं हमारी मुआशी इस्लाहात की जानिब हैं। और हम जो हमारी तरक्की का सफ़र है वो यकीनन अब जो है तेज़ करने की नौबत आ गई है और हम ठीक उस है। मरहले पर दाखिल हो गए हैं कि हम तरक्की के उस सफ़र की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ सकें जिसके ज़रिए हम मंजिल जो है हमारी बहुत करीब आ रही है। ठीक है। अच्छा, हमायूं साहब, CPEC के हवाले से हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और ऑब्वियसली हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ये कितना अहम है। SIFC का क़याम, बैरूनी सरमायाकारी लाने की कोशिश की जा रही है, ओवरऑल जो इकदाम किए जा रहे हैं कितने फ्रूटफुल लग रहे हैं आपको? देखिए, पिछले 1 साल से या 1.5 साल से जब से ये नई हुकूमत आई है और इसकी एक बड़ी रिगरस एफर्ट्स थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ कोशिश की जाए, और उसमें ना सिर्फ हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत थी, हमारी अस्करी क़यादत भी थी। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी उनका शामिल होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था। तो उसमें आज की अगर हाफिज़ साहब ने जिस तरह जिक्र किया तकारीर का, उसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर करें तो दोनों ने जो है वो तुर्किया का, सऊदी अरेबिया जी, का, बिल्कुल। UAE का, चाइना का और दोस्त ममालिक जो है मलेशिया, उनका जिक्र किया। और उसके अलावा भी अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन को ले लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ले लें, तो इस वक्त एक बड़े रिगरस किस्म की एफर्ट्स चल रही है जिसमें IMF का प्रोग्राम का इन्होंने अभी जिक्र कर दिया, वर्ल्ड बैंक के साथ बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बात हो रही है, और दोस्त ममालिक, हमारे बॉन्ड्स जो हैं, हमारी जो फिच की रेटिंग है वो इम्प्रूव हुई, हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो इम्प्रूव हुई। तो ये सारी चीज़ें, और फिर CPEC का फ़ेज़ 2 जो है वो बड़ी उससे जो है आज सूखी किनारी का कल जो है उसका जो है उसको फाइनली जो है पहले ग्रिड के अंदर उसको शामिल कर दिया गया। मोस्ट लाइकली जो है हम गवादर पोर्ट का इफ्तिताह करने वाले हैं, कुछ सिक्योरिटी की वजह जी, से वो जी। थोड़ा सा उसके अंदर 1 आध दिन का शायद हो जाए। ये अब इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि हमने जो है धाबे जी, हमने जो है फैसलाबाद, हमने जो है रशकई, हमने जो है गवादर के अंदर जो है इंडस्ट्रियल जोन जो हैं उनका इफ्तिताह अच्छा, कर इसके दिया। साथ ही अगर ऐड करें, वक्त थोड़ा कम है, दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और इससे निपटने के लिए जो कोशिशें पहले की जाती रहीं इस पे देखें, काबू पा लिया, लेकिन एक दफ़ा फिर ये सर ये उठा। बिल्कुल ये बड़ा इट्स अ 2 prong जो है ना वॉर एंड 2 prong स्ट्रेटजी कि ये जो अब इन्वेस्टमेंट आ रही है, जी। ये जो खुशी की खबरें आ रही हैं, ये इस चीज़ की गमाजी करती हैं कि हम दहशतगर्दी की जो नई उभरती हुई लहर है उसकी बड़े सारे अवामिल है, और अब हमारे पास वक्त नहीं है उसके इस जी। प्रोग्राम में। हाँ। लेकिन ये है कि हमारी जो एफर्ट्स हैं, हमारा जो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी अस्करी सिविल क़यादत के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के, उन सबको मिला के उससे हम उसको काबू पाने में कामयाब हुए हैं। और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने की जो हम बातें कर रहे थे वो अब साबित हो रही हैं कि ये ममालिक आ रहे हैं, और CPEC फ़ेज़ 2 एक नई जहद के साथ शुरू होने वाला है। तो अच्छी खबरें आने वाली हैं। आपने खुद कई दफ़ा कहा, और मैं ये कहूँगा कि और यूथ का जो आप जिक्र कर रही हैं 65% है ये। हमने स्किल डेवलपमेंट किया, उन साहब ने जिक्र किया कि कितने तादाद में हम बाहर मुल्क में एक्सपैट पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं। तो इमेजिन करें कि अगर हम आइंदा आने वाले चंद सालों में अपनी कम से कम अगर 50 लाख के करीब और यूथ को स्किल करके बाहर भेज देते हैं, तो आपका जो मसला था रेवेन्यू और इनकम का, वो आप समझें कि ऐसे खत्म हो जाएगा विद इन 3 to 4 अब ईयर्स। टाइम कम है, मैं इसी पॉइंट को ऑन साहब की तरफ लेके जाना चाह रही थी। आपने इसका आगाज़ कर दिया यूथ के हवाले से। यूथ के क्या मसाइल हैं, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से बेहतर है? फिर हम जब अपने कौमी हीरो अरशद नदीम की बात करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सख्त मेहनत की और ख़ुद एक हमें मिसाल नज़र आते हैं कि किस तरह से ग्रास रूट लेवल से वो आए हैं और इतना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस किस्म के और कौमी हीरो हमें चाहिए, हमें क्या करना है इसके लिए? नहीं, देखें, इस मुल्क को पटरी से उतारा गया था और कोशिश ये की गई थी कि कभी कहा जाता था कि ये मुल्क खुदा न खास्ता श्रीलंका बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क अपनी पटरी पे वापस आ गया है। और जिस अंदाज में जो मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और अब एक 5 साल जो प्लान सामने आ रहा है, स्ट्रेटजी सामने आ रही है, और उसके साथ साथ PM साहब ने यह भी कहा है कि जैसे IPPs वाले मामलात को हम देख रहे हैं, बिजली की कीमत कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, जो आपकी महंगाई है वो बिल्कुल जो है वो 1 फिगर में आ गई है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ये ज़ाहिर कर रही हैं
कि एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है तो दूसरी जानब अवाम और ख़ास करके क्योंकि अवाम में बड़ी तादाद यूथ की है तो यूथ का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कर रही हैं। अब आपने देखा है कि अरशद नदीम यकीनी तौर पे कौमों की ज़िंदगियों में चेंज टाइम आते हैं, एक आप ये कहते हैं तब्दीली, टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट है अरशद नदीम वाला। कैसे? वो इस तरह कि अब आप बच्चों को देख रहे हैं वो मुख्तलिफ खेले खेल रहे हैं। हमने नेज़ाबाजी का देखा है कि जनाब वो कर रहे हैं, जुवलियन थ्रो, वो सारा जो सूरत हाल है। तो यूथ बड़ी पॉजिटिव जा रही है। यूथ ये समझती है कि अगर उनको लेकिन कोई ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, एक थ्रेट भी है। यकीनी तौर पे सही अगर तरह से अनस्किल्ड फायदा रह नहीं गए, उठा पाए, engage अनएजुकेटेड नहीं रह कर गए, पाए, और ये टाइम बम है। अगर Exactly, अनएजुकेटेड और हाँ। अनस्किल्ड होंगे तो ये टाइम बम होगा। इस पे लेकिन काम करने की ये जरूरत है यकीनी बहुत तौर पे ज्यादा। है कि जो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले ख्वाब दिखाते थे उनको इससे बड़ी मायूसी हो रही है, क्योंकि अब एक बार फिर मुल्क अगर ट्रैक पे आया है, वो जो IMF को लेटर लिखते थे कि इस मुल्क को बेल आउट ना देना, वो जो जाके अभी भी कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ सियासतदानों को जाके मिलते हैं, लॉबिंग फर्म जिस किसी मुल्क के बारे में वो ये कहते हैं कि जी वो हमें हटाने में मुलव्वस था, उसमें ही लॉबिंग फर्म ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है और यूथ के लिए बड़ी पुरुम्मीद सूरत। ठीक है आगा इकरार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो नौजवानों के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हुई है पहले से, माजी से। अब चूँकि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 60% से ज़ायद 65% नौजवान है, तो उनके लिए हमें क्या करना है, बहैसियत कौम हमारी जिम्मेदारी क्या है, ख़ास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो मनफी किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मुल्क में मस्बत हो रही हैं, पॉजिटिविटी हमें नज़र आती है, लेकिन हमेशा उसे मायूसी का शिकार करने की कोशिश की जाती है। इस पे हमें क्या करना है? देखिए, आपको याद होगा कि जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होते थे, टेफ्टा का जो प्रोजेक्ट था वो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान में इनिशिएट किया था, बहुत अरसे के बाद, मीनिंग बाय के 76 के बाद, दहाई के बाद। अगर फिर से स्किल वोकेशनल स्किल की अगर बात की तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वो जैसे ही वो अपना वापस आए हैं अपनी यानी कि PM की सूरत में, तो उन्होंने SIFC में, आपको पता है कि बहुत बड़ा जो फैक्टर है SIFC के अंदर वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स का है। तो जब तक आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, मैं बिल्कुल आपसे अपना यानी कि मुत्तफिक हूँ कि अगर आपकी जो यूथ है वो अनस्किल्ड रहेगी तो ये बॉम्ब है, इसको बहरहाल आपको स्किल करना पड़ेगा। और जो बेसिकली मैसेज है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, जो आपने बात की ना कि यूथ को थ्रेट्स है, यूथ के अंदर एक आप समझे कि एक नेगेटिविटी पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है, एक होपलेसनेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें यकीन महकम आप सिर्फ आप ये ज़हन में रखिए कि कायद आज़म साहब के जो ये 3 इरशाद हैं, ये इन इरशादात को अगर हमारी यूथ फॉलो करती है तो वो इंशाअल्लाह किसी का शिकार नहीं होगी। और आखिर में मैं एक दुआ करूँगा आपके प्रोग्राम की सूरत से कि ये है कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हमें वो जवान चाहिए और इंशाअल्लाह वो जवान हमारे पास हैं। सिर्फ यही है कि ज़रा हमें उनको फोकस करना है कि वो उनको बताना है कि उनका मुस्तकबिल सिर्फ उनका मुस्तकबिल नहीं है, उनका मुस्तकबिल इस कौम का मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद थे उन सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, हुमायूं खान साहब, और शिराजी साहब, आगा इकरार हारून साहब मौजूद थे। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज के दिन जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं कि 77 साल का हमारा ये सफ़र कैसा रहा। तहरीक पाकिस्तान में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे वो ख़वातीन हों, तमाम रहनुमा हों, बच्चे हों, उन सबको हम आज के दिन सलाम पेश करते हैं। जो लूटे पुटे काफ़िले पाकिस्तान में आए थे, आज वही मुल्क 77 साल के बाद एक एटमी कुव्वत के तौर पर इस नक्शे पर मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आगे हमें करना क्या है? अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करनी है। कायद आज़म का जो विजन था उस विजन को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। यही बहैसियत कौम इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है जो हम अदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।